मैं तो उस तबके से ताल्लुक़ नहीं रखता जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ और चॉइसेस आपके सामने होती हैं। मेरे वालिद साहब इसहाक़ राना साहब कायदे-आज़म के ज़ाती मुलाजिम थे। उस हाल में जीना लाजिम समझा है जिस हाल में जीना मुश्किल हो जाता है। दुनिया में अगर आपकी टांग लंगड़ी नहीं है तो दुनिया बहुत छोटी है। बसों में अखबार बेचने वाला अगर पाकिस्तान के 5-6 बड़े अखबारात का एडिटर हो सकता है, 4-5 बड़े चैनल्स का हेड हो सकता है, आपकी उम्मीद जिंदा है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। टैलेंट एक ऐसी जालिम चीज़ का नाम है कि वो बदोबदी मनवा देता है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा ज़ईद। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनन ऐसी ही बड़ी शख्सियत के लिए किसी ने क्या खूब कहा है कि नहीं मेरे तारुफ़ की ज़रूरत, नज़र आ जाऊंगा खुद रोशनी हूँ। मेरी मुराद है इसहाक़ राना साहब से। आप जर्नलिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, बिना वक्त को ज़ाया किए इनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। सर, सबसे पहले मैं ये जानना ये चाहूँगा कि आप बचपन में शरारती थे या खामोश तबीयत? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा शरारती था। अच्छा। शरारती नहीं था, बहुत ज़्यादा शरारती था। और लेकिन मेरी शरारतों में कहीं पे भी मनफी वो नहीं था। हम पॉजिटिवली मैं बहुत शरारती था। और जिसे कहना चाहिए ना कि मैं तो अपने इलाके और अपने सर्कल और अपने ख़ानदान में मशहूर था शैतान के नाम पे। अच्छा। मैं शैतान से मुराद ये कि मेरी हरकतें, मेरी वो जो थी शरारतें, वो इतनी थी कि अब मैं पहचाना जाता था अपनी शरारतों से। बिल्कुल सही। सर, आपने अपना करियर का आगाज़ कैसे किया? आप पहले तो आजकल जिस तरह यूथ को देखते हैं वो यही डिफ़ाइन नहीं कर पाते कि वो किस करियर को चूज़ करें। आपने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया सर? देखिए, बात यह कि मैं तो उस तबके से ताल्लुक़ नहीं रखता जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ और चॉइसेस आपके सामने होती हैं कि आपने ये चॉइस करना है, ये करना है, ये। मैं तो एक इंतहाई गरीब घर का बच्चा था। मेरे वालिद साहब इसहाक़ राना साहब कायदे-आज़म के ज़ाती मुलाजिम थे। अच्छा। और लेकिन जब हम पार्टीशन पे लाहौर आए तो उन्होंने ना कहीं क्लेम किया ना कुछ किया, और वो मेहनत मजदूरी करते थे, पढ़े लिखे आदमी थे। सही सर। तो मैं जब 12 साल का 13 साल का था तो मैं पहली दफ़ा ये पुराने मैगज़ीन फिल्मी होते थे मुसव्विर मुमताज़ उस दौर में, तो मैं वो लेके और बाज़ार हुस्न गया था बेचने के लिए। अच्छा, सही सर। और 12 साल की उम्र में मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया और वहाँ से रिसाले बेचने शुरू किए। उसके बाद फिर मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा आई। अखबार बेचे, फिर मैंने रमज़ानों में पकोड़े बेचे, फिर बर्फ़ के गोले भी लगाए। अच्छा, सही सर। फिर मैंने मकान बनाए, उसमें बतौर मज़दूर काम किया। सही सर। और ईंटें उठाई, गारा उठाया, सीमेंट उठाई। और मैं फिर को तकरीबन 15 साल अखबार बेचता रहा हूँ सड़कों के ऊपर। 15 साल इसी में मैंने अपनी एजुकेशन की। अच्छा। मैंने इसी में मैट्रिक किया, FA किया, BA किया, इसी में किया। साथ साथ कंटिन्यू करता रहा। और मैं जनाब अली अब लेकिन ये कि मैंने अपनी तालीम को मुतासिर नहीं होने दिया। आल्दो जब मैंने मैट्रिक कर लिया तो उसके बाद मेरी कंपार्ड आई इंग्लिश में, तो मैंने फिर दिया, फिर आ गई। अच्छा, सही तो सर। फिर दिया, फिर क्लियर हो गई, 3rd डिवीज़न आ गई। लेकिन मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये बड़ी बात है। ठीक है ना, कोई शर्मिंदगी नहीं, इसलिए कि जिन हालात में मैं था उसमें तालीम को कंटिन्यू करने बड़ी बात थी। ये बड़ी बात। मैं किताब हाथ में पकड़ता था तो थका हुआ इतना होता था कि किताब पे सरक के सो जाता था। घर छोटा था, वहाँ पे सभी थे, वहाँ पढ़ने की गुंजाइश नहीं थी। तो मैंने लिटरेरी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनमें पढ़ता था। तो इसी तरह करते करते मैंने मुझे 1990 में रोज़नामा पाकिस्तान अखबार आ रहा था। सही सर। तो मुझे वो किसी ने बताया कि वो आ रहा है। मैं फिर वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने जब पता किया तो वहाँ पे भी एक ये हुआ कि उन्होंने कहा जी वो तो टेस्ट हो गए बहुत पहले। अच्छा, तो अब आप तो नहीं हो सकते। वहाँ कोई एक साहब थे, अल्लाह ने उनको मेहरबानी फरमाया उन पर। मुझे वो लगता है वो फरिश्ता था कोई। सही सर। उसने मुझे कहा कि आप ऐसा करो, टेस्ट दो। उसने टेस्ट लेके उन टेस्टों के बीच में ही रख दी। क्या बात। उसने कहा बाकी अब आपकी किस्मत है। सही सर।
वो फिर उसके बाद टेस्ट क्लियर हो गया, अच्छा। इंटरव्यू हो गया, फिर आगे चल फिर आपके सामने सर बहुत से लोग, जिस तरह हम स्ट्रगलिंग फेस की बात कर रहे हैं सर, बहुत से लोग डीमोटिवेट जल्दी हो जाते हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ, बल्कि जो आपको सुन रहे हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि आपकी मोटिवेशन का सोर्स क्या था सर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब बारिश होती है ना, तो जो परिंदे होते हैं ना, वो दरख्तों के पत्तों के पीछे पनाह ले लेते हैं, लेकिन जो उकाब होता है ना, वो बादलों से ऊपर चला जाता है। हर एक शख्स का मसाइल को फेस करने का अपना एक अंदाज है, ठीक है। या तो आप पत्तों के पीछे छुप जाएं, या आप वो मसाइल के ऊपर चले जाएं। मैंने कभी किसी मसले को अपने लिए ये नहीं समझा कि ये बस ये ख़त्म हो गया, मैं या कुछ। मैंने हर नामुमकिनात में से अल्लाह के करम से मुमकिनात तलाश किए हैं। सही, ठीक है। और उस हाल में जीना लाजिम समझा है जिस हाल में जीना मुश्किल हो जाता है। शायद मेरे अंदर जो इतना खुश मिजाजी है, उसकी एक रीज़न ये कि मैंने इतनी तकलीफ़ें और मुश्किलात को अपनी आँखों से देखा है कि अब मेरे लिए ना कोई चीज़ अचंबा, कोई चीज़ मेरे लिए हैरानगी का बाइस नहीं है। और मैं बाकी आपके जो नौजवान हैं उन्हें भी यही कहूँगा कि जो एक शख्स पैदा होता है ना, एक शख्स, वो अल्लाह का सबसे बड़ा मुआजिज़ा होता है। मैं हूँ तो ये कायनात का वजूद है, मैं हूँ तो ये चांद सितारे, इनकी गवाही मैं हूँ। अगर मैं नहीं हूँ तो मुझे क्या पता कोई है या नहीं है। सो मैं कोई आम नहीं हूँ, मैं आम नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे 2 आँखें, 2 हाथ, जहन, जिस्म, सब कुछ दे के भेजा है। ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं अपने आप को किस सतह पे आगे ले जा सकता हूँ। दुनिया में अगर आपकी टांग लंगड़ी नहीं है तो दुनिया बहुत छोटी है, आप उसे जब मर्जी तस्खीर कर सकते हैं। सर कहते हैं ना कि रवायतों की हदें तोड़ के बढ़ो, वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। कोई भी फील्ड हो, बहुत से लोग आपसे आगे होते हैं, उनके साथ मुकाबला करना, चैलेंजेस को फेस करना और मोटिवेट रहना, ये कितना ज़रूरी है, चाहे बंदा आपको किसी भी फील्ड में। देखें, आस जो है ना, वो ही सबसे बड़ी ताकत है। सही। जब वो आस टूट जाए तो आप ख़त्म हो जाते हैं। आस आपको ज़िंदा रखती है। वो कौन सा बादशाह था, जब वो जंग के लिए जा रहा था तो उसने अपने महल की सारी चीज़ें जो हैं तकसीम कर दी। बिल्कुल सही। तो किसी ने उसे कहा कि आपने सब कुछ तकसीम कर दिया, पीछे क्या छोड़ा है? तो उसने कहा कि मैंने पीछे उम्मीद छोड़ी है। क्या बात, ठीक है ना। आपकी उम्मीद जिंदा है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। एक अखबार बेचने वाला यार, बसों में अखबार बेचने वाला, अगर पाकिस्तान के 5-6 बड़े अखबारात का एडिटर हो सकता है, 4-5 बड़े चैनल्स का हेड हो सकता है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप में अगर अज़म जिंदा है, अगर आप में जज्बा तामीर जिंदा है ना, कोई चीज़ आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। तो वो कहते हैं ना कि क्योंकि हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट जाता है तो पल भर में भी ख्वाबों से पीछा छूट जाता है। अगर हम लोग जो कुछ देर लड़ना भूल जाते हैं, सियासी सुरमाओं का पसीना छूट जाता है। स्ट्रगलिंग फेज़ की सर आपने बात की, उसके बाद आप मज़ीद इसी फील्ड को आपने कंटिन्यू रखा। इस फील्ड में किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा, या नए आने वाले जो लोग हैं उनको क्या आप सजेशन देंगे, क्या मशवरा देंगे कि अगर इस फील्ड में आना है तो इस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकते हैं? देखें, मैंने जैसे आपको आगाज़ में बताया कि मैं बहुत शरारती था। मैं रहता था रावी रोड, वो अंदरून शहर है। सही सही। तो वहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का फार्मूला है। बिल्कुल ठीक है ना। अगर आप फिट नहीं है तो पंजाबी कहते हैं आपको चूल पा के ठापे मार मार के ही मुका देंगे, जुगते मार मार के ही मुका देंगे। ठीक है ना। सो वो उस इन्वायरमेंट ने मुझे ग्रूम किया कि मैंने हर चीज़ को फेस करना है, लड़ना सीखा और टॉप पे आने की ख्वाहिश सीखी। तो उसके वजह भी अखबारात के का फेज़ आया तो जाहिर है मेरे तो कोई ना आगे था ना पीछे था। सही सर। मैंने जो चीज़ अब आपको बताने लगा हूँ, जो इन नौजवानों को भी बताना चाहता हूँ कि एक वक्त ऐसा है कि मेरे अहले इलाका मेरा चेहरा ही भूल गए थे। अच्छा, ये क्या वजह? इतनी मैंने मेहनत की। अच्छा। इतनी मेहनत की। मैं सारी रात, रोज़ाना पाकिस्तान में हम काम करते थे, घर में आके सिर्फ सोने के लिए आता था, फिर भाग जाता था।
और मैंने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ रोज़ाना पाकिस्तान में जितने ट्रेनी थे मुझ समय, तो उनमें अक्सरियत के ऊपर शेल्टर्स थे, कोई किसी ने बुलाया लगाया था, किसी ने, मेरा कोई नहीं था, सही, मेरा अल्लाह था। तो मैंने फिर इतनी मेहनत की कि मैंने वहाँ मनवाया। फिर खबरें जब निकला तो ज़िया साहब ने मुझे बुला लिया। अच्छा, जब ज़िया साहब ने बुलाया तो वहाँ पे अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, ज़िया शाहिद वाज मैन जिसको एक सेकंड में टैलेंट की पता चल जाता था कि इसमें कितना टैलेंट है। क्या बात है। आई वॉज क्वाइट यंग, लेकिन ज़िया साहब ने मुझे मौका दिया। उस दौर में अगर आप कभी खबरें उठा के देखें ना, तो उस खबरें की खूबी उसके अखबार की सुर्खियाँ और लेआउट था। वो सुर्खियाँ और लेआउट में बनाता था। अच्छा, तो और उसकी सुर्खियाँ जो थी वो ही चलती थी, अवामी सुर्खियाँ होती थी। तो वहाँ मैंने इतनी मेहनत की कि मैं वहाँ बतौर सब एडिटर गया था और एडिटर तक गया, ग्रूम करता हुआ, अपने आप को प्रूव करता हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ ठान लें तो दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता, अरे जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए। क्या बात। नवाए वक्त एक दफ़ा मैं गया था, मेरा एक ऑफिस में चपड़ासी था। अच्छा, तो उन्होंने मुझे एक प्रेस रिलीज दे के भेजी कि ये नवाए वक्त दो। सही। तो जब मैं नवाए वक्त गया, जंग गया, सॉरी, तो जंग जाके मैंने जब ऊपर जाने लगा तो मुझे वो रिसेप्शन वाले ने रोक लिया। अच्छा। और उसने कहा ऊपर क्या जा रहे हो? मैं कहा ये खबर देनी है। उसने कहा इधर ही दे दे, पंजाबी में जैसे कहते हैं, इधर ही। फिर उसी ग्रुप का मैं एडिटर हुआ। अच्छा। उसी ग्रुप का मैंने इनकलाब अखबार निकाला बतौर एडिटर। उसी अखबार में मैंने कॉलम लिखा और बड़ी इज्जत से कॉलम लिखा। उसी ग्रुप के अंदर मुझे एक पजीराई और नामवरी मिली। वो लड़का जो रिसेप्शन पे जिसे रोक लिया था, वो ही लड़का जब वो आता था तो रिसेप्शनिस्ट उठ के दरवाज़ा खोलते थे, साहब आ गए, राना साहब आ गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सफ़र है, ये सफ़र गो, इसमें आपके पैरों में आबले भी पड़ते हैं। गो आपको इस दश्त की सयाही में बहुत जख्म झेलने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक से। लेकिन अगर आपने मंजिल तय कर ली हो तो फिर ये सफ़र जो है ना, ये भी आपको बहुत मज़ा देता है। सर, हम पुरानी बातों की तस्करा कर रहे हैं। कहते हैं ठहरी ठहरी तबीयत में रवानी आई, फिर मुझे याद कोई बात पुरानी आई। इतनी आसानी से मिलती नहीं है फ़न की दौलत, ढल गई उम्र तो गज़लों में रवानी आई। वाह। सर, आज के दौर में टैलेंट की कदर की जाती है सर सहाफ़त के शोबे में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, टैलेंट एक ऐसी जालिम चीज़ का नाम है कि वो बदोबदी मनवा लेता है। अच्छा, सही सर। अगर तुम्हें बोलना ना आता हो हमजा, और तुम इतनी अच्छी खूबसूरती से ना बोल रहे हो, तो कितने दिन यहाँ बैठ सकते हो? बजा सर, बिल्कुल ठीक। कोई सिफारिश आपको कैमरे के सामने बिठा सकती है, लेकिन कोई सिफारिश आपको कंटिन्यू नहीं करा सकती। एग्जैक्टली, ट्रू सर, बिल्कुल ठीक है ना। सो टैलेंट जो है वो एक ऐसी जालिम बला का नाम है जो अपने आप को ज़बरदस्ती सबसे मनवा लेता है, बशर्ते कि आप में टैलेंट हो। मैं जब हम रीडर डाइजेस्ट सबको देते थे, ज़िया साहब इंग्लिश का, तो उसके ट्रांसलेशन करनी होती थी, कहानियाँ थी, वो संडे मैगजीन में छापते थे। मुझे 2 कहानियाँ मिली, मैंने भेज दी, ज़िया साहब ने मुझे बुला लिया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मैंने कहानी पढ़ी है रीडर डाइजेस्ट की और ये पढ़ी है, ये तो 2 मुख्तलिफ कहानी है। तो मैंने कहा कि जी मैंने सिर्फ सेंटर आइडिया लिया है, मैंने तर्जुमा नहीं किया। मैंने सेंटर आइडिया लिया। तो कहते हैं फिर बाकी कहानी की बुनत, मैंने कहा वो मैंने खुद की है। क्या आपने खुद लिखी है? मैंने कहा जी मैंने खुद लिखी है। तो ज़िया साहब की आंखों में एक वो आई कि यार ये लड़का छोटा सा, इसने बजाय ये कि तर्जुमा करता, इसने सेंटर आइडिया लेके खुद कहानी लिख दी। क्या बात। तो आपको मौका मिलता है, आप नहीं मिल रहा ना तो परेशान ना हो, सही, मौके का इंतज़ार करें। कामयाबी एक दफ़ा आपके दर्द पे ज़रूर दस्तक देती है। बिल्कुल ठीक सर। उसको जो खोल ले। मैं कहता होता हूँ कि कामयाबी खबर, ट्रेन और लड़की किसी का इंतज़ार नहीं करती, जो उसे उसके टाइम पे मिल जाए उसके साथ चली जाती है। अच्छा, ठीक है ना। ये चारों चीज़ें किसी का इंतज़ार नहीं करती, जो उस वक्त अवेलेबल हो वो उसके साथ जाती हैं। ठीक है ना। सो टैलेंट अगर आप में है तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा। सर, आप कॉलम भी लिखते रहे हैं, बड़े लोग आपकी सर कॉलम्स को पढ़ते हैं, सराहते हैं, दाद देते हैं। सर, जो लोग लिखना चाहते हैं, अखबार के लिए लिखना चाहते हैं, मैगज़ीन के लिए लिखना चाहते हैं, आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? क्या स्किल्स होनी चाहिए जो उन्हें एक बेहतर लिखारी बना सके? देखिए, मैं आपको बताऊँ,
हमारे यहाँ एक अलमिया के जो बच्चा थोड़ा सा लिखना जानता है ना, वो कहता है मैंने कालम लिखना है। सही सर। ठीक है, कालम एक बहुत बड़े लंबे प्रोसेस का नाम है। ठीक है, आपका मुशाहिदा कितना है, आपके पास अल्फाज कितने हैं, आपके पास एक्सप्रेशंस कितने हैं, आपके पास कंटेंट कितना है। सही सर। ठीक है, आपके पास सब कुछ है। एक लड़की किचन में जिसके सब कुछ मौजूद है और उसको उस रेसिपी को बनाना ही नहीं आता, तो वो सब कुछ मौजूद ज़ाया हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। और अगर एक लड़की सुघड़ है और कुछ भी नहीं है और घर में सब प्याज और मिर्चें हैं, तो वो प्याज पीस के उसमें मिर्चें नमक मिला के भी खाने की कोई चीज़ बना सकती है। उसके लिए ज़रूरी है स्किल होना, आपका कंटेंट होना, मुशाहिदा होना, करंट अफेयर का नॉलेज होना। अगर आपको करंट अफेयर का नॉलेज नहीं है तो आप लिख ही नहीं सकते। फिर आपको तो उस जो भी इशू है उसका बैकग्राउंडर पता होना बहुत ज़रूरी है। सही। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे अगर आप फ़र्ज़ करें कि लिख रहे हैं पाकिस्तान में करप्शन, तो खाली करप्शन पे या आप पढ़ जाए इमरान खान ने यूँ किया या उसने किया, आपको जब तक इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं पता, करप्शन शुरू कहाँ से हुई, किस तरह हुई, क्या क्या तरीके हैं करप्शन के, पाकिस्तान अगर कर्जों की दलदल में धंसा है तो किस वजह से धंसा है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, सही सर। जब तक आपके पास पूरी उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। सही सर। उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है। मैं सजेस्ट करूंगा जो बच्चे कालम लिखना चाहते हैं ना, वो सबसे पहले जो है लिटरेचर ज़रूर पढ़ें। ठीक है। लिटरेचर पढ़ने से उनकी ज़बान बेहतर होगी, लिटरेचर पढ़ने से उन्हें इजहारिया पता चलेगा कैसे। बिल्कुल। लिटरेचर पढ़ने से उनके अंदर ये, जैसे हम शेर है ना, एक शेर, वो कई कशीद करके चीज़ें, फिर वो एक शेर होता है। एक शेर एक मिसरा। ठीक है ना। सो इसी तरह कालम लिखने के लिए भी जब आपको बहुत नॉलेज आप अपने अंदर फेंक देते हैं तो फिर 3 से 4 सफ़हात लिखते हैं। लेकिन फिर एक वक्त आता है जब वो जो कहते हैं रांझा रांझा कर देनी में आप पे रांझा हो। ठीक है, फिर कालम आप पे वारिद होना शुरू हो जाता है। आपको कोई ज़रूरत नहीं होती कुछ करने की, सब पेन पकड़ते हैं और वो वारिद हो जाता है और आप लिख देते हैं। लेकिन वो जो सफ़र है, वो वहाँ तक पहुँचने का सफ़र, वो आपसे तपस्या मांगता है, रियाजत मांगता है। अगर आप वो रियाजत नहीं कर सकते तो आप लिख सकेंगे, लेकिन आप बहुत अच्छा नहीं लिख सकते। सर मैं समझता हूँ जर्नलिज्म में 3 फेज़ आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया पर होना किस हद तक ज़रूरी है? अगर आपको किसी को अखबार में या मैगज़ीन में मौका नहीं मिलता लिखने का, तो वो अपनी वेबसाइट पर या डिजिटल मीडियम पर ब्लॉगिंग करे, और आया कि उसकी क्वालिटी को किस तरह मेंटेन रखे। देखिए डिजिटल मीडिया जो है ना, क्योंकि वहाँ पर सर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये एक ऐसा बच्चा है जिसका ना अम्मी है ना अबू है। ठीक है ना। बिल्कुल सही सर। तो ये जो मादर पिदर आज़ाद बच्चे होते हैं ना, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही सर। इसने इस सोसाइटी में बिगाड़ भी बहुत पैदा किया। सही। और निखार भी बहुत पैदा किया। आज अगर हम सिर्फ अपने नेशनल चैनल्स पे या हम जिसे कहना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रहें, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं पे भी जो आज सैलाब की सूरत हाल है वो नहीं दिखा रहा वैसे। सही सर। ये सोशल मीडिया ही दिखा रहा है। अभी मैं क्लिप देख रहा था जिसमें एक आदमी दरिया के किनारे रो रहा है, उसके बच्चे बह गए। ये क्लिप कहीं नहीं दिखाया गया, सोशल मीडिया पे आया। ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इतनी बड़ी ताकत को एक फॉर्मेट में लाना, एक हदूद और क़यूद में लाना, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही सर। वो कहते हैं कि यूं ही चलकर नहीं तर्ज़े सुखन पहुंचा है, पाँव दाबे हैं बुज़ुर्गों के तो ये फ़न पहुंचा है। हम डिजिटल मीडियम की बेबाकी की बात कर रहे हैं सर। मुर्शिद का होना किस हद तक ज़रूरी है सर? या एक उस्ताद, आप किसी भी फील्ड में हैं, उस फील्ड का मंजा हुआ उस्ताद कितना बेटर? देखें, बड़ा खूबसूरत सवाल है सर। और इसमें ना हमारी पूरी सोसाइटी का एक ख़ास एक मेंटेलिटी भी शामिल है। सही सर। मुर्शिद को हमने ना गलत मतलब में ले लिया। सही। ठीक है, हम सारा दिन चोरी चकारी करें, झूठ बोलें, दगा दें, और हम किसी के बैत कर लें और कहें मुर्शिद बख्शवा देगा, तो मुर्शिद को तो अपने भी बख्शने का नहीं पता भाई। सही। ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर आप जिस फील्ड में जा रहे हैं
उसके किसी जय्यद आदमी को पकड़ते हैं और वो भी सिंसियरली आपको वो रास्ते दिखाता है जिन रास्तों से गुजर के कामयाबी का रास्ता होता है। सही सर। ठीक है ना। जैसे हम कुरान में अल्लाह से कहते हैं कि हमें ऐसे रास्ते पे चला, उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पे तूने इनाम किया। बेशक। ठीक है ना। बिल्कुल सही। तो रास्ते तो हैं, असल बात है कि चलाने वाला। ठीक है। सो मैं ये समझता हूँ कि आपके पास अगर मुर्शद है और वो मुर्शद मादी आलाइशों से पाक मुर्शद है, उसमें मटीरियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अदरवाइज तो लाहौर में इतनी दरगाहें हैं, इतने मज़ार हैं, उन पे इतनी कीमती चादरें चढ़ती हैं और उन मज़ारों के बाहर फुटपाथ पे लोग ठिठुरते हुए मर जाते हैं। सही सर, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। देगे चढ़ती हैं बेतहाशा और कुछ फासले पे लोग भूख से मर रहे होते हैं। सही सर, बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो बजाय रेशमी चादरें मज़ारों पे चढ़ाने के ना, बेलिबास ज़िंदगी को अगर आप लिबास दे दें तो बेहतर। क्या बात है सर। ठीक है ना। तो मुर्शद जो है वो आपको कभी भी चादरें चढ़ाने की तरफ नहीं ले जाएगा, वो नंगी इंसानियत को ढांपने का। क्या बात है सर, खूबसूरत जुमला सर। ठीक है ना। सो मैं समझता हूँ कि उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में चंद लोग ही हैं जिनका उस्ताद कोई नहीं था। सही सर। और अल्लाह ने उन्हें कामिल मिराज अता की। बेशक। आप नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किसी से कोई नहीं पढ़ा लिखा था। बिल्कुल सर, कोई शक। ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। उन्हें तो जिब्रील आके कहते थे पढ़, तो आप पढ़ लेते थे। ठीक है। लेकिन सारी उनका मुर्शिद तो वो था जिसने पूरी दुनिया को चलाना था। बिल्कुल सही सर। वो आगे से अपने मॉनिटर को कहते थे जाके ये कह के आओ। सही सर। लेकिन हमें इस काम जिंदगी अमली ज़िंदगी के अंदर मुर्शद का इंतखाब भी बड़ा मैटर करता है। मैं कासिम अली शाह की मैं एक मिसाल देता हूँ। कासिम अली शाह एक यंग एनर्जेटिक नौजवान, लेकिन उन्होंने शमें जलाई इस माशरे के अंदर, और एक अंधेरा जितना मर्जी गहरा हो, एक शमा जलाने से वो अंधेरा छट जाता है। बेशक। कासिम अली शाह जैसे मुर्शिद अगर सोसाइटी में जा बजा हो तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सही सर। तो मैं ये समझता हूँ कि मुर्शिद का इंतखाब भी इटसेल्फ बहुत बड़ा एक इम्तहान होता है। बजा सर, बिल्कुल ठीक। सर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी है। कहते हैं कि लयो यार हवाले रब दे, मिले 4 दिन आगे ते उसती नींद मुबारक होसी, जिस दिन फिर मिलांगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा ज़ेब को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।